अस्सलामुअलैकुम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ सेकंड लेक्चर। हमारा जो आज का टॉपिक है वो कूलम्स लॉ है। तो आज हम लोग कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। कूलम्स लॉ क्या है? कूलम्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही एक लॉ है, द फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये बताता क्या है हमें? ये बेसिकली दो पॉइंट चार्ज के दरमियान में पाई जाने वाली फ़ोर्स के बारे में हमें बताता है। तो कहता क्या है? द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। कोई भी दो पॉइंट चार्जेस ले लिए जाएं तो उनके दरमियान में डेफिनेटली कोई इंटरेक्टिव फोर्स पाई जाएगी। तो उस फोर्स का मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड करता है? इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। यानी कि चार्जेस का जितना मैग्नीट्यूड है उनके प्रोडक्ट के ऊपर वो डिपेंड कर रहा होगा। एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। और उन दोनों चार्जेस के दरमियान में जितना डिस्टेंस पाया जा रहा है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इस चीज़ को मैथमेटिकली समझना ज़्यादा आसान है। जैसे कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आएगा, मैथमेटिकली फोर्स जो सा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। Q1 क्या है? फर्स्ट पॉइंट चार्ज का मैग्नीट्यूड है। Q2 क्या है? सेकंड पॉइंट चार्ज का मैग्नीट्यूड है। इन दोनों का हमने प्रोडक्ट ले लिया तो फोर्स इस प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उसके बाद फोर्स इन दोनों के दरमियान पाए जाने वाले डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे नज़र आ रहा है फोर्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, यानी दरमियान में जो डिस्टेंस पाया जा रहा है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम इन दोनों को इकट्ठा कर दें तो ये बन जाता है F इज़ प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 ओवर R का स्क्वायर। अगर प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटा दिया जाए तो यहाँ पर हमारे पास कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आता है, दैट इज़ के यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। और ये बता क्या रहा है हमें? क्या बता रहा है? ये हमें डिपेंडेंस ऑफ फोर्स अपॉन मीडियम बता रहा है कि ये फोर्स जो सी है ये मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है। अगर हम फ्री स्पेस की बात करें कि हमारे चार्जेस फ्री स्पेस में पाए जा रहे हैं तो इन दैट केस आपके के की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होगी। के की वैल्यू लिखी हुई है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो फ्री स्पेस में अगर चार्जेस मौजूद हैं तो उनके लिए के की वैल्यू ये होगी। और इन जनरल के का जो एक्सप्रेशन होता है वो 1/4πε0 होता है। अगेन इट इज़ फॉर फ्री स्पेस। ε0 यहाँ पे क्या बता रहा है? ε0 परमिटिविटी के बारे में बता रहा है। इट्स परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और इसकी वैल्यू 8.85 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर होती है या फिर फैराड पर मीटर होती है। ये दो तरह के यूनिट्स इसके इस्तेमाल किए जाते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब परमिटिविटी से मुराद क्या है? परमिटिविटी प्रॉपर्टी होती है, इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ मीडियम विच अफेक्ट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। या किसी भी मीडियम के अंदर अगर आपके चार्जेस मौजूद हैं तो वो मीडियम उनके दरमियान में पाई जाने वाली फ़ोर्स को अफेक्ट करेगा। और परमिटिविटी यही बता रही होती है कि मीडियम कितनी फ़ोर्स को अलाउ करता है। तो अगर हम लोग फ्री स्पेस की बात करें तो फ्री स्पेस के लिए हमारे पास कूलम्स लॉ का एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर R का स्क्वायर। अब इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो वेक्टर फॉर्म में किस तरह से लिखा जाएगा? यहाँ पर देखें F के ऊपर आपको वेक्टर का निशान लिखा हुआ नज़र आ गया है। इसका मतलब क्या? हमने फोर्स का वेक्टर बना दिया। अगर फोर्स वेक्टर फॉर्म में दिखाई जाती है तो साथ उसकी डायरेक्शन दिखाना ज़रूरी हो जाता है। तो 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर R का स्क्वायर, ये तो सारे का सारा हो गया मैग्नीट्यूड। साथ आपको आर कैप लिखा हुआ नज़र आया। ये आर कैप क्या है? ये यूनिट वेक्टर है जो कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स के बारे में बता रहा है कि फ़ोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। फर्दर अब इस फोर्स की डायरेक्शन का जो कि ज़िक्र आ गया तो हमारे पास दो चार्जेस मौजूद हैं। अब एक चार्ज दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, दूसरा चार्ज पहले के ऊपर फोर्स लगा रहा होगा। तो इसको जब हम देखेंगे तो हम किस तरह से देखेंगे? अगर फोर्स की डायरेक्शन चार्ज Q2 से Q1 की तरफ होगी तो उसको हम किस तरह से लिखेंगे? इट विल बी F12। रीड किस तरह से करेंगे? फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2 इज़ इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर R का स्क्वायर। और साथ यूनिट वेक्टर आप देख रहे हैं कि यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन सेकंड चार्ज से फर्स्ट चार्ज की तरफ है R21।
यानी कि सेकंड चार्ज से फर्स्ट चार्ज की तरफ इस फोर्स की डायरेक्शन है। अगर इसको उल्टा कर दिया जाए, यानी अब Q1 Q2 के ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो अब क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, यानी कि F21 इट विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R का स्क्वायर, और साथ यूनिट क्या है, यूनिट वेक्टर R12 लिखा हुआ है, यानी कि यूनिट वेक्टर इज डायरेक्टेड फ्रॉम चार्ज 1 टू चार्ज 2। तो ये आ गई इसकी वेक्टर फॉर्म, और हमने फोर्स की डायरेक्शन को भी देख लिया। इन जनरल अगर आप इसको लिखेंगे तो इन जनरल इसको इस तरह से लिखा जा सकता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 ओवर R का स्क्वायर विद R यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पर देखें एप्सिलॉन नॉट नहीं है बल्कि एप्सिलॉन है। एप्सिलॉन इज परमिटिविटी एंड एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इस एप्सिलॉन के बारे में हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे कि एप्सिलॉन नॉट को हमने एप्सिलॉन से क्यों रिप्लेस किया। अमूमन ये चीज़ तब आती है जब हम लोग किसी मीडियम के अंदर चार्जेस को रख देते हैं, यानी चार्जेस पहले फ्री स्पेस में थे, अब अगर उसको अगर हम मीडियम में रख देंगे, किसी मीडियम में रख देंगे, तो एप्सिलॉन नॉट को एप्सिलॉन से रिप्लेस कर देंगे। अब कूलम फोर्स के बारे में इतना पढ़ने के बाद इतना हमें क्या नज़र आया कि कूलम फोर्स किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस पे डिपेंड करती है, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस पे डिपेंड करती है, और मीडियम बिटवीन द चार्जेस पे डिपेंड करती है। एंड द फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज़ टाइप ऑफ चार्ज, कि कौन सी टाइप का चार्ज है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इन चार चीज़ों के ऊपर आपकी कूलम फोर्स डिपेंड कर रही होती है। ये बात यहाँ पर जो याद रखना ज़रूरी है ये है कि कूलम फोर्स मास ऑफ पार्टिकल से इंडिपेंडेंट होती है। ये मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे डिपेंड करती है, मास ऑफ चार्ज पे डिपेंड नहीं करते। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मैग्नीट्यूड, इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द चार्ज। अब कूलम फोर्स मीडियम पे किस तरह से डिपेंड करती है, ये एक अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ हाउ कूलम्स फोर्स डिपेंड्स अपॉन मीडियम। तो अगर हम वैक्यूम की बात करते हैं तो वैक्यूम के लिए जो एक्सप्रेशन हमने लिखा था वो कुछ इस तरह का था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R का स्क्वायर। उसको जब हम मीडियम में ले गए थे तो मीडियम में क्या बन गया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 ओवर R का स्क्वायर। अब ये एप्सिलॉन क्या था, एप्सिलॉन इज़ द परमिटिविटी एंड इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन R। इन दो चीज़ों के प्रोडक्ट को एप्सिलॉन बोला जाता है। एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एंड एप्सिलॉन आर क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी। इन दोनों का प्रोडक्ट मिलके हमें टोटल परमिटिविटी बताता है। तो हम क्या करते हैं, हम अपने एक्सप्रेशन में एप्सिलॉन को एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर से रिप्लेस कर देते हैं, और जब हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे दोबारा तो हमें नज़र आता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R का स्क्वायर, ये पूरी चीज़ जो सी है ये तो वैक्यूम की फ़ोर्स को रिप्रेजेंट कर रही थी, तो इस सारे को हम लोग फोर्स ऑफ वैक्यूम से रिप्लेस कर देंगे, जबकि नीचे एप्सिलॉन आर आ जाएगा। अब ये रिलेटिव परमिटिविटी जो सी है, यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी की जो वैल्यू है ये अमूमन ग्रेटर दैन 1 होती है, यानी कि वैक्यूम के अलावा कोई भी मीडियम होगा तो परमिटिविटी की वैल्यू डेफिनेटली ज़्यादा ही होगी। वजह क्या है कि एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है। तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा होती है इट मीन्स कि आपका डिनोमिनेटर बड़ा है। तो डिनोमिनेटर अगर 1 से बड़ा हो तो आपका जो रिज़ल्ट होता है वो छोटा हो जाता है। सो इट मीन्स कि मीडियम इंट्रोड्यूस करवाने से फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। मीडियम इंट्रोड्यूस करवाने से फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। कितनी कम हो जाएगी, एप्सिलॉन आर टाइम्स, यानी 1/एप्सिलॉन आर टाइम्स फोर्स की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। आपको मैथमेटिकल फॉर्म में चीज़ लिखी हुई नज़र आ रही है कि मीडियम की जो फोर्स है वो वैक्यूम की फ़ोर्स की निस्बत कम है। कम किस तरह है, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो एप्सिलॉन आर लिखा हुआ है उसकी वैल्यू ग्रेटर दैन 1 होती है। उसके बाद इस कूलम लॉ की कुछ लिमिटेशंस हैं, कूलम्स फोर्स की कुछ लिमिटेशंस हैं। ये सिर्फ पॉइंट चार्जेस के ऊपर लग सकता है, और ये स्टैटिक चार्जेस के लिए होता है, मूविंग चार्जेस के लिए नहीं है। उसके अलावा ये स्मॉल डिस्टेंसेस के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन स्मॉल डिस्टेंसेस में भी इसकी एक हद है। 10⁻⁻13 मीटर से अगर हम मज़ीद डिस्टेंस कम करते हैं तो वहाँ पर न्यूक्लियर फोर्सेस ज़्यादा डोमिनेंट हो जाती हैं, तो वहाँ पर कूलम्स फोर्स की वैल्यू फिर ठीक नहीं आती। यानी कूलम्स लॉ आपका 10⁻13 मीटर से कम डिस्टेंस के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, आज के लिए बस इतना ही था।
कूलम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में अगर हम शुरू से देखें तो आपको क्या आना चाहिए इसके अंदर, सबसे पहले कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट क्या है, उसकी मैथमेटिकल शेप क्या है, उसकी वेक्टर फॉर्म क्या है। वेक्टर फॉर्म के बाद आगे हम आए थे, हमने देखा था कि मीडियम की वजह से उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट आता है, यानी कूलम फोर्स की वैल्यू मीडियम के ऊपर किस तरह से डिपेंड कर रही होती है, आइदर वो इंक्रीज़ हो जाती है या डिक्रीज़ हो जाती है। फिर उसके बाद कूलम लॉ की डिपेंडेंस थी कि वो किन चीज़ों के ऊपर कूलम फोर्स डिपेंड कर रही होती है। और उसके बाद जो लास्ट थिंग थी हमने देखा कि उसकी लिमिटेशंस क्या है, कूलम्स लॉ कहाँ पर लग सकता है, कहाँ पर नहीं लग सकता। तो ये ओवरऑल समरी थी इसकी। आपने ये करना है, इस कूलम्स लॉ को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। फिर होमवर्क के अंदर मैंने आपको ये क्वेश्चंस जो लिखे दिए हैं, ये सारे के सारे मैंने एक लाइन में ही लिख दिए हैं। आपने इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर सेपरेट लिख लेने हैं, तो आपको आइडिया हो जाए कि मैंने अगर कि इस तरह क्वेश्चन आ जाए तो उसको मैंने किस तरह से आंसर करना है। दैट विल हेल्प यू अलॉट। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।